नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी, ठीक है ना। देखो ये क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके, और करंट इस तरीके से यानी कि लेफ़्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह फ्लो कर रहे हैं, सही है, ठीक है। बाद में जैसे कि मैंने बताया था कि करंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया में पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं करंट, है ना। एक इंटेंसिटी, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि ये एरिया दिख रहा है। अब इस एरिया में जब तुम कुछ इस तरह सामने से फेस करके देखोगे तो काफ़ी सारे क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि आपने एक स्टिल पिक्चर ली, ऐसे पानी बह रहा था, समझो है, एक स्टिल पिक्चर ली। अब तुमने पिक्चर में देखा कितने सारा पानी यहाँ से निकल रहा है, तो ठीक इसी तरह कितने सारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये होता है करंट। अब करंट डेंसिटी क्या है भाई? डेंसिटी का बेसिक मीनिंग तो पता ही है तुम्हें कि पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो करंट डेंसिटी भी ठीक वैसे ही है कि ये इस एरिया में या एक रीजन में या सरफेस एरिया में कितना एम्पियर करंट आ रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। टाइम की बात अलग है, टाइम जो होता है ना, चार्जेस पर सेकेंड, वो तो करंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड तो करंट हुआ। लेकिन करंट डेंसिटी क्या होती है कि इस यूनिट एरिया में कितना करंट है, कितना करंट निकला, कितना करंट निकल रहा है पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट भी बहुत ज़्यादा होगा, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे तो करंट भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब करंट डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। आगे बात समझ में। सो डायरेक्शन अलोंग द करंट विच पासेस थ्रू दैट पॉइंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हैज़ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया इन द रीजन सराउंडिंग दैट पॉइंट एंड डायरेक्शन अलोंग द करंट विच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो करंट है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है, ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि भाई हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। अगर करंट की बात करेंगे, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, फिर एक वायर में सारा करंट आया, कौन से डायरेक्शन से आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक मोटे वायर में सारा करंट आ गया, ये हमने पहले समझ लिया था। लेकिन करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, ये बात सच है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कुछ इस तरफ है, ऐसे है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे है, थोड़ा क्रॉस करके, थोड़ा बेंड करके, तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर एरिया देखा जाता है। देखो मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो ऐसे एग्जाम्पल, मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो ये तो बारिश हो रही है, ओके, बारिश हो रही है, कुछ इस तरीके से बूंदें गिर रही हैं, पानी के ड्रॉप कुछ इस तरीके से गिर रहे हैं, ठीक है। तुमने क्या किया, एक टब या एक बाल्टी को या एक गिलास पकड़ के पानी भरना चाहा। तुमने गिलास का जो टॉप एरिया है, जो ओपन एरिया है, कुछ इस तरीके से लगा दिया, तो पानी क्या हो रहा होगा, इसके ऊपर तुम्हारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम पानी भर जाए, मैक्सिमम पानी गिलास में भर जाए, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया, अगर इस गिलास को तुम थोड़ा बेंड करके पकड़ लोगे, अगर तुम बेंड करके पकड़ते हो इस गिलास को, अब तुम बताओ इस दोनों सिचुएशन में, दोनों केस में किस गिलास में पानी ज़्यादा भरेगा? सोचो ज़रा से। तो इतना एक बेसिक फीलिंग मन में आ रही होगी कि यार अगर हम गिलास को बिल्कुल सीधा सीधा रखें, अगर गिलास को सीधा सीधा रखें तो पानी मैक्सिमम भरेगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा क्रॉस करेंगे तो कुछ पानी तुम्हारा बाहर निकल जाएगा उस क्रॉस
क्योंकि तुमने क्रॉस किया हुआ है तो सरफेस उसको पूरा नहीं मिल पा रहा है सामने से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमें समझ में आता है कि ये जो तुम्हारी है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है कि कंडक्टर का, वायर का, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे है तो बहुत अच्छी बात है, करंट डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, पानी मैक्सिमम भरेगा। लेकिन अगर करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, पानी तो इस तरह नीचे गिर रहा था ऐसे डाउन, और तुमने लेकिन गिलास को इस तरह पकड़ा हुआ था थोड़ा क्रॉस करके, तो पानी उतना अच्छा नहीं भरेगा, है ना, उतनी जल्दी पानी नहीं भरेगा। मतलब यहाँ पर जो करंट डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी और यहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। करंट डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जे से। तो ये समझ में आता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, डायरेक्शन का रोल बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। एरिया, सरफेस एरिया वही है, पानी भी उतना ही गिर रहा है, लेकिन तुमने ग्लास तुमने क्रॉस कर लिया तो पानी अब उतना अच्छा नहीं भरेगा ना। तुम बारिश में गए, अब क्रॉस ऐसे क्रॉस करके भर रहे हो, पानी उतना अच्छा भरेगा नहीं, भरेगा पानी उतना अच्छा। इसीलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डॉट प्रोडक्ट्स, मतलब डॉट प्रोडक्ट से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों सर? कॉस थीटा इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये थोड़ा वेक्टर की कहानी है, देखो जैसे ये एरिया है, सरफेस एरिया है, इसका वेक्टर कहाँ होगा? इसी एरिया के परपेंडिकुलर, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, अब पानी भी ऐसे गिर रहा है, मतलब जब हम एरिया वेक्टर बिल्कुल सीधा रखें, ठीक है। ग्लास का बेस ये है, लेकिन जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, याद रखना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी है, इस कॉपी का ये सरफेस एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये देख लो, ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये एरिया हो गया, ऐसे ग्लास ओपन है एरिया, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब खुद ही सोचिए, यहाँ से पकड़ो, अगर बारिश का पानी इस वेक्टर के पैरेलल गिरे तभी तो मज़ा आएगी तुम्हें, यही तो बात हो रही थी। अगर ऐसे एरिया वेक्टर देखो, ये अब देखो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ये तुम्हारा ग्लास का बेस है, सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऐसे नहीं हो जाएगा, सोचो ऐसे नहीं हो जाएगा, हाँ थोड़ा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि तुमने ग्लास क्रॉस किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे ये देखो रिमोट, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर मैंने चिपका दिया, पेन को परपेंडिकुलर चिपका दिया, ठीक है। ये अगर मैं इस सरफेस एरिया क्रॉस करूँ तो ये एरिया वेक्टर क्रॉस हो जाएगा ना, ऐसे करके हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गया ना। तो ठीक इसी तरह के तुमने ग्लास क्रॉस किया तो एरिया वेक्टर क्रॉस हो जाएगा। अब ये देखो, ये वेक्टर है और पानी की बूंदें गिर रही है, ये एक वेक्टर है, दोनों में एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है। तो एंगल बनने से क्या हो रहा है? पानी उतना अच्छे से नहीं भर पा रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। अगर एरिया वेक्टर को पानी के डायरेक्शन से बिल्कुल पैरेलल रखें, पैरेलल, तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि पैरेलल चीज़ें से जहाँ मैक्सिमम मिले, जहाँ पे पैरेलल चीज़ें होने से मैक्सिमम मिले वहाँ पर कॉस थीटा लगाएंगे। जहाँ पे परपेंडिकुलर से ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिले, परपेंडिकुलर से, वहाँ पे साइन थीटा लगाते हैं, है ना। ये चीज़ें मैंने बताई थी। जिस तरह टॉर्क में क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे हम लोग, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है टॉर्क के लिए, ठीक है ना। ये बस बेसिक चीज़ें हैं, इतना आपके समझ में आना चाहिए। ओके, चलो। सो वही हुआ कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाएगी, किसकी? करंट डेंसिटी की, है ना। ऊपर आई मतलब एम्पियर और नीचे एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। सो वही मैं बता रहा था यहाँ पे एग्जाम्पल तो देखिए, तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द करंट डेंसिटी अक्रॉस क्यूबाइड शेप कंडक्टर विद इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। कह रहे हैं कि अलॉन्ग इट्स लेंथ, अलॉन्ग का मतलब होता है लेंथ ऐसे है तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो डेफिनेटली हम जो करंट डेंसिटी निकालेंगे, एरिया कौन सा पकड़ेंगे? क्या ये वाला एरिया पकड़ेंगे टॉप का? नहीं। क्या हम ये हाइट वाला एरिया पकड़ेंगे? नहीं। कहाँ से करंट जा रहा है? करंट है ना इस एरिया के, जैसे माचिस की डब्बी है ना, तो ऐसे जा रहा है, मतलब करंट जो एरिया पकड़ेंगे हम लोग ये वाला सरफेस पकड़ेंगे, है ना। एक 3D फिगर है तो 6 सरफेस हो गए ना, ये वाला सरफेस पकड़ेंगे। बस एरिया इक्वल बी इंटू एच पकड़ना है। तो करंट डेंसिटी इक्वल आई अपॉन ए में क्या पकड़ेंगे? बेस हाइट, बेस हाइट, करेक्ट, समझ गए।
ठीक है। अब इसमें देखो फाइंड करंट डेंसिटी, अगर करंट ऐसे जा रहा हो सामने से तो एल इंटू एस पकड़ेंगे, है ना, एल लेंथ, ये वाला रेक्टेंगल पकड़ेंगे ना, ये वाला, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो एल इंटू एस पकड़ेंगे ना। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था ये समझने के लिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर वेक्टर एरिया वेक्टर आ गया। अब देखो तुमने क्या किया है कि प्लेट जो है ग्लास, जैसे ग्लास के तुमने ऐसे क्रॉस कर लिया तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया ना। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, देखो जैसे मैंने बताया था ना, जैसे जैसे रिमोट है, अब रिमोट अगर तुम ऐसे किए तो ठीक है, इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है ना। जैसे एरिया का जो रिमोट का सरफेस है ना, अगर तुम थोड़ा ऊपर की तरफ करोगे, देखो ये एरिया वेक्टर भी थोड़ा ऊपर की तरफ हुआ है ना, चिपका हुआ है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर से और करंट का डायरेक्शन, ये दोनों से एंगल देखना होता है, एरिया वेक्टर एंड करंट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर हो गया इस तरीके से, इस तरीके से। भाई करंट तो तुम्हारा ऐसे जा रहा है, भाई करंट तो तुम्हारा ऐसे जा रहा है, यानी एंगल बन गया थीटा, एंगल क्या बन गया थीटा, ठीक है ना। तो बस इसीलिए यहाँ पर जब हम करंट निकालेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, एरिया इंटू डेंसिटी। तो भाई बात समझो, बात समझो, बात समझो, एरिया है ये और ये करंट जो आ रहा है ये डेंसिटी है करंट की, कितना भर भर के करंट आ रहा है। तो इन्हीं दोनों के बीच में तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा, कॉस थीटा लगेगा इन्हीं दोनों के बीच में, कि करंट का जो डायरेक्शन है मतलब डेंसिटी का और प्लस एरिया वेक्टर, इन दोनों का, ये जो लाइन एरिया वेक्टर वाली देखो, ये तुम्हारा सरफेस है, थोड़ा सा टिल्ट है, ऐसे करके टिल्ट है, और ये तुम्हारा हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और करंट डायरेक्शन के बीच में एंगल देखना है थीटा, ठीक है ना, एंगल देखना है थीटा। सो तो जे इज इक्वल डी आई बाई डी ए, डी ए एरिया के लिए एरिया वेक्टर में कॉस थीटा मार देंगे, जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर पैरेलल से हमें ज़्यादा चीज़ें मिल रही वहाँ पे कॉस थीटा लगाया जाता है। क्यों कॉस थीटा लगाया जाता है कि पैरेलल पे कॉस हो जाता है 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब होता है कॉस की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है ना। साइन लगा दोगे साइन 0 से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल से हमें अच्छा ज़्यादा मिल रहा है पैरेलल। अगर यही पैरेलल, अब ये पैरेलल नहीं है, अगर यही पैरेलल होता, यही तुम सरफेस को तुम ऐसे कर देते तो बहुत ज़्यादा तुम्हारी डेंसिटी कवर हो जाती, करंट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और चार्जेस कवर हो जाते। तो याद रखें करंट डेंसिटी का, अगर करंट का फॉर्मूला करंट डेंसिटी समझोगे, करंट इज इक्वल टू मतलब डी आई इज इक्वल टू डिफरेंशिएट फॉर्म में छोटा सा करंट छोटे से एरिया में, तो जे मतलब करंट है ना, करंट डेंसिटी फॉर्मूला करंट अपॉन एरिया है, एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। आगे बात समझ में आ गई सर, ठीक है ना। बाद में क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट, छोटे से करंट था, छोटे से करंट को देखो यहाँ पे डी आई, यहाँ पे डी ए, मतलब डिफरेंशिएट फॉर्म में है ऑलरेडी, पहले तो डिफरेंशिएट को इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट फॉर्म को हटा दो, तो इंटीग्रेट करो डी आई बन जाएगा आई और जे डॉट डी ए। अब जे डॉट डी ए, अब जे यहाँ पे जे डॉट डी ए, यहाँ पे एरिया जैसा कुछ है ही नहीं, तुम इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तुम इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे भाई, करंट डेंसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है ना, जो भी करंट जिस स्पीड में आ रहे हैं, जितने डेंसिटी लेवल से आ रहे हो तो कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में, चाहे डिफरेंशिएशन में हो, अगर जो चीज़ कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाती है, तो वो चीज़ बाहर आ जाएगी और जे बाहर आ जाएगा, बचेगा डॉट डी ए। तो डॉट डी ए मतलब समझ लो 1 डॉट डी ए, समझ लो 1 डॉट डी ए। तो 1 का इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे तो क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन वो एरिया ए हो जाएगा, ए के टर्म में, ए के रिस्पेक्ट। तुम सोचो कि ए को यानी एक्स को डिफरेंशिएट करो, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। समझो यहाँ पे 1 है, 1 को इंटीग्रेट कर दो वापस, ए मतलब एरिया एक्स होता था, एक्स हो जाता, एरिया है तो एरिया ए के रिस्पेक्ट में है ना। तो थोड़ा जब 12th में इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें दोबारा अच्छे समझ में आ जाएंगी। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सिलेंड्रिकल वायर रेडियस आर इफ करंट डेंसिटी थ्रू वायर इज यूनिफॉर्म। तो यार यूनिफॉर्म है, इसमें कॉस थीटा क्या 0 डिग्री लगेगा, तुमने सरफेस भी यही रखा है, सरफेस ये मतलब एरिया वेक्टर ऐसे निकल आएगा और करंट भी ऐसे आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब मैक्सिमम। तो आई इक्वल टू जे इंटू है, करंट इक्वल टू करंट इंटू एरिया, एरिया के लिए क्या लगा दी, डॉट प्रोडक्ट हटा के कॉस थीटा लगा दी, कॉस 0 वैल्यू 1 होती है। तो सर एरिया में क्या लगाएंगे, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में है, क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर। तो बस आंसर जे इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन रेडियस वेडियस दिया है तो अच्छी बात है, लगा सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह डिटरमाइन करेंट थ्रू द सिलेंड्रिकल शेल, सिलेंड्रिकल शेल एक हॉलो शेल है, हॉलो यहाँ पर तुम्हारा कंडक्टर है, इतने में कंडक्टर, बीच में हवा है, बीच में क्या हवा है, तो इसमें कैसे लगाएंगे भाई, इसके लिए बहुत ईजी है,
बड़े एरिया को माइनस छोटा एरिया कर दो, छोटा वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। करंट इज इक्वल टू जे करंट डेंसिटी इंटू एरिया जे कॉस थीटा। अब क्या करोगे, जे जो कॉस थीटा है, ठीक है ना, अब इसमें जो एरिया है, एरिया को बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला माइनस पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, पाई पाई कॉमन बाहर आ जाएगा, आर का स्क्वायर बड़ा माइनस छोटा आर का स्क्वायर है ना, पाई बाहर आ जाएगा। तो बस सिंपल सा हो गया है फॉर्मूला। ये तो रिंग का एरिया, भाई एरिया ही में तो तुम्हें खिलवाड़ करना है। अब ये वाला एरिया कैसे निकालें सर, ये वाला एरिया रिंग वाला, तो रिंग का एरिया फॉर्मूला नहीं मालूम है, पाई इन ब्रैकेट बड़ा आर का स्क्वायर मैंने छोटा आर का स्क्वायर, तो एरिया की जगह पाई इन ब्रैकेट बड़ा आर का स्क्वायर मैंने छोटा आर का स्क्वायर, या R2 माइनस R1। सर कॉस थीटा कहाँ गया, सर कॉस थीटा कहाँ गया, अरे भाई एरिया वेक्टर प्लस करंट का डायरेक्शन दोनों का देखो पैरेलल है, कॉस 0 डिग्री है, कॉस 0 मतलब 1, तो 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे हाथ में प्लास्टिक का पेन है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टिविटी है बहुत बहुत ज़्यादा है, ये करंट को जल्दी फ्लो ही नहीं होने देगा, बहुत अच्छा रजिस्टर नहीं मतलब बहुत अच्छा रेजिस्टिविटी इसके अंदर है। इंसुलेटर बहुत अच्छा है, क्या है, इंसुलेटर बहुत अच्छा है। तो रेजिस्टर मतलब यही हुआ कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस through it. The more of the resistance, less is the current. I for given potential difference, particular potential it is equal the ratio of potential difference applied across the conductor of the current flowing it. तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आई, बचपन में सीखा है, ठीक है ना। तो समझ गया ना, रेजिस्टेंस मतलब अगर कंडक्टर भी अगर है, कॉपर भी है, तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन होता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना, होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, V अपॉन आई है ना, V अपॉन आई, V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर, ठीक है ना। तो V A -1 क्योंकि एम्पियर नीचे था ना, तो ऊपर जाएगा -1 पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस के देखो सिंबल है, ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस सिंबल है, द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ करंट 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट एंड अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो अगर हम बोले कि यार 1 ओम क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जब हम 1 वोल्ट में 1 एम्पियर करंट दे रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, 1 वोल्ट है, करंट कितना है, 1 एम्पियर है, तो हम बोलेंगे उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट एंड अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितना दे रहे हैं हम लोग, 1 वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस पर रेजिस्टेंस कितना लगेगा, 1 ओम लगेगा, R इक्वल V अपॉन आई। करेक्ट है सर, ठीक है ना। तो कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को, तो वोल्ट मीटर हमारे पास है, वोल्ट मीटर के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। शोज ए सिंपल सर्किट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, हियर द बैटरी एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज with the wire and voltmeter in parallel with it. The ratio of voltmeter reading V and the ammeter reading I give the resistance R of the wire, ठीक है ना। तो यहाँ से हम वोल्टमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। क्या फैक्टर हो सकते हैं रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस किसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसी मटेरियल में रेजिस्टेंस कम है, ये किस बेस पे हम लोग कह सकते हैं, किसी मटेरियल में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसी में रेजिस्टेंस कम है, तो उसके कौन जिम्मेदार हो सकते हैं, हम कब कहें कि यार इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस कम है। तो वायर की लेंथ, अगर लेंथ बहुत बड़ी वायर की है तो उसमें रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, करंट फ्लो करके इतना रेजिस्टिविटी, इतना फ्रिक्शन होगा कि आखिरी में इलेक्ट्रॉन हमारे लूज होने लगेंगे हीट एनर्जी में, है ना, वायर हीट होकर लूज होने लगेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी वायर की, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ अगर पतला सा एरिया है, करंट ज़्यादा तुम भरे हुए हो, तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है, एरिया तुम बहुत कम दे दोगे, बिल्कुल पतला सा वायर, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, वायर गर्म होने लगेगा। इसीलिए अक्सर जहाँ पर करंट ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ पर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब वायर की थिकनेस मोटा लेते हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस
कम मिले, एरिया बढ़ा दें, रेजिस्टेंस कम कर हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड है सर। हाँ, ये जो है ना रजिस्टिविटी दिख रहा है ना, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि हर एक मटेरियल की अपनी रजिस्टिविटी होती है, हर एक मटेरियल की अपनी रजिस्टिविटी होती है। कंडक्टर अपने आप में कम रजिस्टिविटी रखता है, जैसे कि एल्युमिनियम रजिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा रखता है। एल्युमिनियम वायर में ज़्यादा करंट दे दो कि वायर गर्म होके जल जाएगा एल्युमिनियम का। पहले एल्युमिनियम के लोग वायर यूज़ करते थे 25-30 साल पहले। अब क्या होता है, अब हम लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं कि कॉपर में रजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की, ठीक है ना। सो रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर याद रखना। तो फॉर्मूला ओवरऑल क्या बन जाएगा, देखो रेजिस्टेंस का लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन था, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का एरिया से इनवर्स रिलेशन था, एरिया बढ़ेगा, मोटा वायर दे दी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। और रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी से डायरेक्ट रिलेशन है। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा, ओवरऑल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, मान लो अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालना है तो L/A यहाँ आके अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, एरिया ऊपर है, लेंथ नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का तो ओम चल ही रहा है और लेंथ नीचे आ गया, एरिया ऊपर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब मीटर। 1 मीटर से स्क्वायर 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, यानी कि ओम मीटर बचेगा। इतना तो बेसिक आप समझ ही रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी ओम मीटर, ठीक है। करंट डेंसिटी मैं बता चुका हूँ। अब देखो कंडक्टेंस, ठीक है ना, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टर, कंडक्टेंस, है ना। सो द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द इज विद विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू इट। जिस तरह हमने देखा था रेजिस्टेंस को कि किसी मटेरियल में, किसी वायर में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की रोकने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की रोकने की ताकत को क्या बोलते थे हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते थे। कि यार ये वायर या इसका जो मटेरियल है या इसकी जो लेंथ है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपोज कर रहा है, थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक इसी का अपोजिट कंडक्टेंस होता है कि कितने आसान तरीके से, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में इन्वर्स रिलेशन हुआ, है ना। रेजिस्टेंस ज़्यादा होना मतलब कंडक्टेंस कम होना, रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ही कम रुकावट मतलब उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है उस मटेरियल की, उस कंडक्टर की। तो कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे G से। अब देखो 1 रेजिस्टेंस, भाई रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी बोलो, रेजिस्टेंस मतलब ओम, क्या थी ओम। अब ये 1 ओम है यानी ओम का इन्वर्स। तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज इन्वर्स ओम और मो, MHO या फिर सीमेंस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, अलग अलग। तो G से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कंडक्टिविटी क्या, देखो कभी वो रेजिस्टिविटी वर्ड आ जाए, कंडक्टिविटी वर्ड आ जाए, मतलब डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन व्हाट मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी का अपोजिट जो है वो कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला 1 रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ये क्या था, SI यूनिट ओम मीटर था। तो कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या होगा, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, है ना। ठीक है, उल्टा ही ना, अपोजिट है ना। तो ये हो गया कंडक्टिविटी, ये डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर। तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला, एक और फार्मूला। देखो काफ़ी सारे फार्मूले आगे मिलते चले जाएंगे, जैसे नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने सारे फार्मूले हम लोग देख चुके हैं। अब ये भी एक फार्मूला है, क्या, रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। या फिर अगर ऐसे देखें हम लोग करंट डेंसिटी से, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। भाई तुम ऐसे सोचो, रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी हो जाएगा, 1/सिग्मा आ जाएगा, है ना। इसको हटा देंगे रेजिस्टिविटी को, तो इसके क्या लगा सकते हैं, 1/सिग्मा, सिग्मा आके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है बोलो,
कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टिविटी के लिए सिंबल ध्यान में रखो ज़रा। और यहाँ पे रो किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है? रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है ना। सो दबाव किसी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम लॉ इट इज इक्वलेंट टू द स्केलर फॉर्म ऑफ वी इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला लगा दो या वी इक्वल टू आई आर लगा लो, ये दोनों के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। अब इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्लासीफाई करें मटेरियल को, तो हमारे पास कंडक्टर है, हमारे पास इंसुलेटर, हमारे पास सेमी कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाएं, इंसुलेटर मतलब फ्लो ना हो, है ना। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल मतलब ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कर जाए, लेकिन वो भी है ना वो चीज़ जो बर्न हो जाएगी, थोड़ा बहुत फ्लो ज़रूर कर जाएगी, बर्न कर जाएगा रबड़ या प्लास्टिक। फिर सेमी कंडक्टर, क्योंकि बर्न क्यों कर जाएगा प्लास्टिक या रबड़? क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ में रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होना मतलब हीट जनरेट करना, याद रखना। जैसे कि आप अपने हाथ को टेबल में ज़ोर से रख लो, टेबल में देखो हाथ आपका गर्म होने लगेगा, क्योंकि रजिस्टिविटी है उसमें। तो इंसुलेटर में रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तुम ज़बरदस्ती करंट को तुम डालने की कोशिश करो, करंट तो फ्लो नहीं करेगा, आग में हीट में ज़रूर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तभी तो बोलते हैं ना अक्सर आग लग जाती है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से। क्यों आग लग जाती है? तो करंट ज़बरदस्ती करंट आ रहा है, फ्लो कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा करंट, तो एक्स्ट्रा फिर हीट में कन्वर्ट हो जाता है, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो गया तो हीट फिर बाकी जगह फैल जाती है हीट। फिर सेमी कंडक्टर जहाँ पर पार्शियली मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर वाले, ऐसा मटेरियल जहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर वाली, कुछ इंसुलेटर वाली, बोले ना ठीक से ना पूरी तरीके से रेजिस्ट हो रहा है, ना पूरी तरीके कंडक्ट हो रहा है। ज़बरदस्ती मतलब एक स्लो करके करंट को भेजा जा रहा है, मतलब फ्लो हो जाता है लेकिन उतना इजीली नहीं, उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर। आपको चैप्टर अलग से भी है। ये जो इसका जो डिस्कवरी हुई ना सेमी कंडक्टर की, इलेक्ट्रिक लाइन में तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो बड़ी चीज़ें थी, टीवी बड़े थे, कंप्यूटर बड़े थे, सब छोटे होते चले गए, स्मॉल साइज़ बन गए, माइक्रो साइज़ में बन गए। तो पढ़ेंगे। और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻⁶ ओम से 10⁻⁴ प्लस के बीच में है, -6 से +4 के बीच में। और रेजिस्टिविटी है ओम मीटर। न्यूमेरिकल में बाद में कराऊंगा।